नमस्कार दोस्तों। तो आज के कंचक्र में आपका फिर से स्वागत है। और आज के हम कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करेंगे जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। और अगर आपको टेलीग्राम से जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसके माध्यम से आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं ताकि आपको इस लेक्चर की पीडीएफ मिल जाए, आप उसका प्रॉपर रिवीजन कर सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक ये है कि कुछ रिसर्चर ये चाह रहे हैं, इस दिशा में देख रहे हैं कि नैनो पार्टिकल की हेल्प से हम कैंसर का ट्रीटमेंट कर सकें। ठीक है। अब एक्चुअली होता क्या है कि हमारे पास अगर कन्वेंशनल ट्रीटमेंट थेरेपी देते हैं किसी कैंसर पेशेंट को, तो उससे अनवांटेड साइड इफेक्ट होते हैं, क्योंकि जो कन्वेंशनल थेरेपी होती है वो हाईली टॉक्सिक हमको देखने को मिलती है, और उसके द्वारा हमारे पास जो साइड लाइन के जो हेल्थी टिश्यू होते हैं उन पे भी हमें इफेक्ट नेगेटिवली देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम नैनो मटेरियल की सहायता से, नैनो मटेरियल क्या होते हैं जिनका जो साइज होता है पार्टिकल का 100 नैनोमीटर से कम होता है सॉरी, इनकी लेंथ 100 नैनोमीटर से कम होती है। और ये क्या करेंगे, जो हमारी ड्रग की जो टॉक्सिसिटी है उसको कम करने में प्रयास करेंगे, और उसके द्वारा जो कोई भी ड्रग है तो उसके इन्हेंस करने में, उसकी जो मेडिसिन वैल्यू है उसको इन्हेंस करने में मदद करेंगे सॉरी। और उसके द्वारा हम कोई डिलीवरी ड्रग बना सकते हैं। कहने का मतलब है कि कोई अनवांटेड टिश्यू पे वो काम नहीं करेगा, केवल जहां दिक्कत है, जहां पे कैंसर सेल हमको मिलती है, केवल वहीं पे जाएगा और उनकी थेरेपी करने में मदद होगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी, बहुत सारा काम होगा। ठीक है। अब ये क्यों होता है? क्योंकि जो नैनो पार्टिकल होते हैं वो हायर, उनका सरफेस एरिया अधिक होता है अदर पार्टिकल के अपेक्षा, तो उनका वर्क थोड़ा सा, उनकी जो कार्य करने की जो एफिशिएंसी है वो उसमें हमको बढ़ावा मिलता है। और इनका जो क्वांटम प्रॉपर्टी से करने लगते हैं, क्वांटम फिजिक्स के सिद्धांत पर क्या करने लगते हैं, काम करने लगते हैं, इसलिए और महत्वपूर्ण हो जाता है। कोई भी अगर हमारे पास कोई भी पार्टिकल है किसी भी मटेरियल का, तो अगर उसको बहुत नैनो पार्टिकल लेवल पे लेके आते हैं तो उसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ठीक है। जैसे हम सिल्वर लेते हैं, सिल्वर को अगर हम नैनो पार्टिकल लेवल पे लेके आएंगे तो बैक्टीरिया के खिलाफ वो आपका इम्यून सिस्टम बढ़ाएगा। ठीक है। तो इस हिसाब से इसकी प्रॉपर्टी चेंज होती है, आप इसको देख सकते हैं। और ये इसके अलावा कई प्रकार के कंपाउंड को और भी कैरी कर सकता है, इनको ऑब्जर्व और भी कर सकता है, तो इसलिए और महत्वपूर्ण है। और हम ड्रग टारगेटेड कोई भी मेडिसिन बना सकते हैं ताकि वो उस मतलब कि जहाँ पे कोई सेल, कैंसर सेल है, वहां पे उसको वो खत्म कर सके, उसका ट्रीटमेंट कर सके, उसकी थेरेपी कर सके। ठीक है। इसलिए महत्वपूर्ण था। ठीक। अब हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि इसके यूजेस पढ़ें, क्योंकि यहाँ से नैनो टेक्नोलॉजी संबंधित प्रश्न आता है। वही हमने पढ़ ही लिया, कोई भी ऐसा हम ड्रग बना सकते हैं, ड्रग डिस्कवरी कर सकते हैं। कोई आपका ब्रेन में कोई दिक्कत है तो हम ऐसा ड्रग को डिलीवरी कर सकते हैं केवल ब्रेन में आपका ट्रीटमेंट करे। वैक्सीन के संदर्भ में बात कर सकते हैं, कॉस्मेटिक के संदर्भ में बात कर सकते हैं। ठीक है। आपका डायग्नोस कर सकता है, कोई आपकी पल्मोनरी जो आपकी डिसीज है उसको कर सकता है। ठीक है। जीन थेरेपी कर सकता है, ट्यूमर टारगेटिंग कर सकता है। तो जो नैनो टेक्नोलॉजी की सहायता से हम डिलीवरी ड्रग बनाएंगे उसके द्वारा ये सारी चीजें हो सकती है। कुल मिलाकर एक बात आप याद रखिएगा कि हमको कोई ऐसा ड्रग बना सकते हैं, अगर आपका कोई बॉडी का कोई भी एरिया इंटरनली इफेक्टेड है तो केवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम केवल उस इफेक्टेड बैक्टीरिया को, इफेक्टेड पार्ट को क्या करेगा, ट्रीटमेंट करने का प्रयास करेगा, जिससे आपको अदर एरिया जो स्वस्थ हैं, हेल्थी हैं, उन पर कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं आएगा। ये नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग है, आप इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है। अब इसके कुछ अदर एरिया में भी यूज है। इसका हम मिलिट्री एप्लीकेशन में यूज कर सकते हैं नैनो टेक्नोलॉजी का। क्यों? टेक्सटाइल के क्षेत्र में यूज कर सकते हैं। एक तो केवल एक एरिया है। अब इसमें क्या कहाँ यूज कर सकते हैं? देखो, टेक्सटाइल में यूज कर सकते हैं, एग्रीकल्चर में यूज कर सकते हैं, स्पेस में यूज कर सकते हैं।
रिसर्च में यूज कर सकते हैं, इन्वायरमेंट में प्रोटेक्शन में यूज कर सकते हैं। कोई भी मतलब बायो सेंसर का निर्माण करके हम क्या कर सकते हैं, कोई ऐसे नैनो पार्टिकल बना सकते हैं, कोई भी मतलब की जहरीली जो मतलब की टॉक्सिक गैस है उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी मतलब कि ह्यूमन मेड अगर कोई डिजास्टर आता है तो उसको डिटेक्ट करने में आसानी हो सकती है। कोई भी न्यूक्लियर डिजास्टर, अगर कोई न्यूक्लियर गैस का अगर लीकेज होता है तो उसको डिटेक्ट आसानी से कर सकते हैं बायो सेंसर की सहायता से। तो इसका जो नैनो टेक्नोलॉजी है इसका यूज काफी बड़े लेवल पे है। अभी हमने हेल्थ में पढ़ा, अब ऐसे ही टेक्सटाइल में कर सकते हैं, ऐसे ही हम एग्रीकल्चर में कर सकते हैं, ऐसे ही हम कहाँ कर सकते हैं, स्पेस में कर सकते हैं, मतलब कि बहुत सारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कर सकते हैं। आप जहाँ सोच सकते हैं वहाँ वहाँ इस नैनो टेक्नोलॉजी का यूज हो सकता है। हमने केवल 2 क्षेत्रों पर बात कर रहे हैं। अभी हमने बात की किस पे, प्रीवियस जो हमारा टॉपिक था मेडिसिन के क्षेत्र में, अब टेक्सटाइल का, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हम जो मिलिट्री है, जो हमारे मिलिट्री के सोल्जर होते हैं, हम उनके लिए ऐसे क्लॉथ बना सकते हैं जो एक्सट्रीम टेम्परेचर में काम कर सकें, चाहे वो एक्सट्रीम लो टेम्परेचर हो, चाहे वो एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर हो। जैसे हम कारगिल के क्षेत्र में हमारे बहुत सारे जवान जो हमारे सोल्जर हैं उनकी जान जाती है क्योंकि टेम्परेचर वो वहाँ पर कम रहता है। राजस्थान में गर्मी के दिनों में टेम्परेचर बहुत अधिक रहता है तो वहाँ भी लोगों की जान जाती है। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम कन्फॉगिंग कर सकें, हम ऐसे क्लॉथ का निर्माण कर सकें जिससे हमारा जो टेम्परेचर लेवल है वो क्या मेंटेन रहे, चाहे वो टेम्परेचर एक्सट्रीम लो हो या टेम्परेचर एक्सट्रीम हाई हो। तो इसके बाद में बात करना पड़ेगा। बायोमेडिकल में हम ऐसे वस्त्र बना सकते हैं जिससे एंटी माइक्रोबियल के क्लॉथिंग हो। जैसे आपने सुना होगा कोविड-19 में कुछ रिसर्चर ने क्या किया था, नैनो टेक्नोलॉजी को यूज करके ऐसे मास्क बनाए थे जिससे वो जो वायरस था कोविड वो ऑटोमेटिकली इनएक्टिव हो जा रहा था। ठीक है, तो इसकी सहायता से हम ऐसे क्लॉथ बना सकते हैं। ऑटोमोबाइल क्षेत्र में ऐसे हम कुछ सीट कवर्स, फिल्टर, एयर कंडीशन के फिल्टर ऐसे बना सकते हैं ताकि आपकी कार में कोई बैक्टीरिया ना आए। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स में ऐसे को मतलब कि कर सकते हैं, चार्जिंग आपको नैनो टेक्नोलॉजी की सहायता से हम करते हैं। जैसे आपने कुछ देखा होगा, आपके मोबाइल आप वहाँ पे रख देते हैं, कुछ कारों में आता है तो ऑटोमेटिकली चार्ज हो जाता है। ठीक है, तो ये चीजें हैं, तो इसके माध्यम से हम कर सकते हैं। दूसरा, टेक्निकल क्लॉथ बना सकते हैं नैनो सिल्का, ड्राई मेटल, सीएनटी, सेमीकंडक्टर की हेल्प से, ताकि एंटी स्टैटिक हो, ईएमआई प्रूफ हो, सेंसर, एयर फिल्टर, फायर रेजिस्टेंट होते हैं। ऐसे प्रकार के हम टेक्निकल क्लॉथ बना सकते हैं। एंटी बैक्टीरियल क्लॉथ बना सकते हैं, क्लीनिंग, डिओड्रेंट, इस प्रकार की हम बहुत सारी चीजें कंज्यूमर प्रोडक्ट इसकी सहायता से बना सकते हैं ताकि हमारे जो जो भी मतलब कि टेक्सटाइल की इंडस्ट्री है, चाहे मेडिसिन का क्षेत्र हो, एग्रीकल्चर का क्षेत्र हो, स्पेस हो, एग्रीकल्चर हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, ठीक है, रोबोटिक्स हो, और भी कोई रिसर्च के क्षेत्र में कोई इन्वायरमेंट हो, तो ये सारे ब्रॉड एरिया है, इसके संदर्भ में हम इसका यूज कर सकते हैं। अगर कोई चीज का लाभ है तो उसका पॉजिटिव भी होगा। मान लो हमारे द्वारा कोई ऐसा सेंसर बन गया नैनो टेक्नोलॉजी में जो पूरे बायोडाइवर्सिटी का ह्रास कर सकता है, उसको निगेटिव रूप से इंपैक्ट कर सकता है, तो हमारा पर्यावरण का क्या हो जाएगा, क्षरण हो जाएगा। आप ड्रग डिलीवरी सिस्टम तो डेवलप कर रहे हैं, लेकिन आपके बॉडी में कोई ऐसा डिलीवरी सिस्टम, कोई ऐसा ड्रग बन गया, कोई ऐसा नैनो पार्टिकल ने आपकी ब्लड, आपकी जो इंटरनल जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसके साथ ऐसी रिएक्शन किया कि आपको आपकी जान जा सकती है। क्योंकि इस क्षेत्र में अभी अधिकांश रिसर्च नहीं हुई है, और भारत में इस क्षेत्र में हमको जो प्रोफेशनल्स हैं, रिसर्च है, उसको हमको लेवल बहुत कम देखने को मिलता है। तो ये भी बहुत सारी समस्याएं हैं, वित्त की कमी है, रिसर्चर की कमी है, मेन पावर की कमी है। ठीक है, और अभी लोगों के पास अनुभव, अनुसंधान की कमी है। तो इसलिए इस क्षेत्र में हमको काम करने की और आवश्यकता है। कोई भी टेक्नोलॉजी न्यूट्रल होती है, हमें ये ध्यान रखना है कि न्यूट्रल टेक्नोलॉजी तो है, किसी भी न्यूट्रल टेक्नोलॉजी तो अपने आप में न्यूट्रल आती है। अब टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करता है कि मानव समुदाय उसका किस रूप से उपयोग करता है, अपने कल्याण के लिए उपयोग करता है, लोगों के कल्याण के लिए उपयोग करता है, या फिर मानव के विनाश के लिए उपयोग करता है। तो डिपेंड करता है टेक्नोलॉजी का उपयोग कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, और कौन सा समुदाय कर रहा है। ठीक है, तो इस बात को हमने समझा। अब हम बात कर सकते हैं जो हमारा पॉस्को एक्ट है, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, जो 2012 में आया। इसको 100 साल हो, सॉरी 100 साल नहीं, 10 साल हो चुके हैं। तो इसीलिए चर्चा में था। ये चिल्ड्रन को प्रोटेक्शन देता है सेक्सुअल ऑफेंस से। आप सेक्सुअल असल्ट करते हैं, सेक्सुअल हरासमेंट करते हैं, कोई पोर्नोग्राफी के द्वारा आप बच्चों को पीड़ित करते हैं, उनको मतलब परेशान करते हैं, तो आपके ऊपर केस लग सकता है, उनका प्रोटेक्शन ही करता है।
अब 2019 में क्या हुआ था एक्चुअली, इसमें संशोधन किया गया और कहा गया कि आपको डेथ पेनल्टी भी हो सकती है अगर आप बच्चों के साथ एग्रेसिव रूप से आप सेक्सुअल कोई भी मतलब क्रिया करते हैं तो आपको पेनल्टी हो सकती है। ठीक है, इनको इस एक्ट को जेंडर न्यूट्रल बनाया गया है। कोई भी बच्चों के साथ मतलब कि कोई भी बच्चों के साथ गलत व्यवहार कर सकता है, चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल हो या फिर थर्ड जेंडर हो, तो इसको भी जेंडर न्यूट्रल बनाने का प्रयास किया गया है। इसकी जो मैकेनिज्म है वो चाइल्ड फ्रेंडली है। आप रिपोर्टिंग कर सकते हो बिल्कुल अच्छे तरीके से, रिकॉर्डिंग कर सकते हो एविडेंस की, कोई इन्वेस्टिगेशन आसानी से हो ताकि बच्चे को कोई परेशानी ना हो। और इसमें चिल्ड्रन की जो डेफिनेशन डिफाइन की गई है वो बिलो 18 ईयर है, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। और इसमें स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट को गठन किया गया है, इसको मतलब इस्टेब्लिश करने का प्रयास किया गया है ताकि स्पीडी ट्रायल हो और उन जो केसों जो इस पॉक्सो एक्ट से संबंधित जो भी केस हैं उनका निपटारा इन्वेस्टिगेशन जल्दी से जल्दी हो, कोई भी केस पेंडिंग में ना हो। इसके अतिरिक्त नेशनल कमीशन प्रोटेक्शन चाइल्ड राइट को भी इस दिशा में कोई गाइडलाइन दी गई है, जबकि इस एक्ट को इस जो कमीशन है इस एक्ट के तहत इस्टेब्लिश नहीं किया गया है। इस लॉ को इंप्लीमेंट करने की दिशा में ये कमीशन काम करेगा। ठीक है, तो इसको हमने पढ़ा, लेकिन इसको चैलेंजेस भी हैं। चैलेंज क्या है कि जो पॉक्सो एक्ट से संबंधित हमको केस देखने को मिलते हैं उसमें पेंडेंसी हमको बहुत सारी देखने को मिलती है। आफ्टर कोविड-19 के बाद इसमें 85% पेंडेंसी देखने को मिलती है। कन्वेक्शन की रेट हमें 14% ओनली है, जबकि 86% में कन्वेक्शन नहीं होता है, तो ये भी गलत बात है। स्पेशल कोर्ट, स्पेशल पब्लिक जो हमारे पास जो संसाधन हैं स्पेशल कोर्ट, वो हमको कम देखने को मिलते हैं। स्पेशल जो एडवोकेट होते हैं, गवर्नमेंट एडवोकेट होते हैं, वो भी हमको कम देखने को मिलते हैं, इस पर लैक ऑफ हमको देखने को मिलता है। ठीक है, प्रोसीजर में हमको कोई भी इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो उसके प्रोसीजर में हमको लैप्स देखने को मिलते हैं, विक्टिम का प्रोटेक्शन हमको कम देखने को मिलता है। आप देखते हो कोई विक्टिम है तो उसकी जान चली जाती है तो उसका प्रोटेक्शन भी हमको कम देखने को मिलता है। ठीक है, और इसमें लोगों के इस एक्ट से संबंधित लोगों में जागरूकता भी की कमी है, तो इसको भी ध्यान रखने की हमको आवश्यकता है, इसकी दिशा में हमको काम करना चाहिए। अब हम पढ़ लेते हैं नेशनल कमीशन प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट क्या है। इसको 2007 में स्टेब्लिश हुआ। कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट 2005 के तहत इसको स्टेब्लिश किया गया। इसका मतलब है कि स्टेचुरी बॉडी है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इसमें 6 मेंबर होते हैं, उनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और चाइल्ड से संबंधित जितने भी लॉ हैं उनकी मतलब की सुरक्षा से संबंधित क्या करते हैं, काम करते हैं, बस इतना आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा कुछ ध्यान रखने की इसके संबंध में आवश्यकता नहीं है। ठीक है, दूसरा एक शब्द चर्चा में आया है जिसको IUU बोलते हैं, इसका मतलब इलीगल अनरिपोर्टेड अनरेगुलेटेड फिशिंग हमको देखने को मिलती है। और ये जो हमको देखने को मिला है इंडियन ओशन रीजन में हमको देखने को मिला है इलीगल अनरिपोर्टेड अनरेगुलेटेड फिशिंग। ठीक है, 390 रिपोर्टेड ऐसे इंसिडेंट हमको देखने को मिले हैं। और इस क्षेत्र में क्या कर रहे हैं, चाइनीज और यूरोपियन यूनियन के वेसल्स इस क्षेत्र में देखने को मिल रहे हैं IOR रीजन में, और यहाँ पे फिशिंग जो इलीगल फिशिंग है वो कर रहे हैं, जबकि क्षेत्र तो हमारा है। चाइनीज हमारे टेरिटोरी में आके फिशिंग कर रहे हैं, यूरोपियन के वेसल फिशिंग कर रहे हैं, तो इलीगल हुई ना, तो इसलिए ये इलीगल देखने को मिले हैं। इसका मॉनिटरिंग किसने किया है, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एनालिसिस सेंटर है जो कि नोडल एजेंसी है। इसको 26/11 के मुंबई अटैक के बाद इसको स्टेब्लिश करने का प्रयास किया गया था। इंडियन ओशन रीजन आप ऐसे यहाँ देख रहे हैं। अब इस रीजन में क्या कर रहे हैं, चाइनीज और यूरोपियन वेसल्स आ रहे हैं, और यहाँ पे जबकि इन देशों का अधिकार है, ठीक है, तो यहाँ पे ये वेसल्स क्या कर रहे हैं, इलीगल फिशिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए चर्चा में था। अब ये चर्चा में है तो आपको कुछ आइलैंड आपको याद रखने चाहिए। सिसिल्स जैसे आप लोकेशन याद रखिएगा, कोमोरोस है, मेडागास्कर है, मॉरिशस है, और ये डियो गार्सिया है, मालदीव है। ठीक है, ये हमेशा चर्चा में रहता है। सबसे नीचे आप कौन सा देखेंगे, मॉरिशस देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर रियूनियन आइलैंड है, ये जैसे आप देख पा रहे हैं रियूनियन आइलैंड। ठीक है, कोकस आइलैंड आपको इधर देखने को मिलेगा। ठीक है, ये रेड सी है, ये पर्सियन गल्फ है, ये गल्फ ऑफ हार्मोज है। ठीक है, ये गल्फ ऑफ एडन है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे, आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है। ये स्टेट ऑफ मलक्का है। ठीक है, मोजाम्बिक चैनल है, स्टेट ऑफ हार्मोज हमने पढ़ ही लिया। तो ये सारी चीजें हैं, इसलिए यहाँ पे सारी चीज देखने को मिल रही हैं। ठीक है, अब अब क्या हुआ, अगर कोई अकॉर्डिंग टू जो हमारा एक संस्थान है FAO, इसके माध्यम से अगर कोई इलीगल और इस अनरिपोर्टेड अनरेगुलेटेड अगर फिशिंग करता है
तो हमको इस क्षेत्र में 11 से 26 मिलियन टन जो फिशिंग है उसका लॉस हमको प्रत्येक साल देखने को मिल रहा है। इसके अगेंस्ट डब्ल्यूटीओ ने भी कहा है कि फिशिंग सब्सिडी प्रोहिबिटेड हार्मफुल होना चाहिए, तो इसको डब्ल्यूटीओ ने एग्रीमेंट किया है कि आप फिशिंग इंडस्ट्री को सब्सिडी नहीं देंगे। दूसरा केप टाउन एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट ऑन फोर्थ स्टेट मेजर है, तो ये भी फिशिंग इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने का प्रयास करता है। आप इलीगल फिशिंग नहीं कर सकते, इंडिया इसका मेंबर नहीं है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। दूसरा जो हमारा फिशरी मैनेजमेंट सच इंडियन ओशन टूना कमीशन है, और जो अनक्लोज यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी है, ये भी क्या करता है, जो इलीगल फिशिंग है ईईजेड को निर्धारित करता है, ताकि जो इलीगल एक्टिविटी है इस क्षेत्र में, किसी संप्रभु राष्ट्र के क्षेत्र में इलीगल एक्टिविटी कोई अन्य देश ना कर पाए। ठीक है, अब हमारे लिए महत्वपूर्ण कुछ महत्वपूर्ण चीजों को पढ़ें जिनका शब्दों में यूज हुआ है। अब जो अनक्लॉज है इसके इनने क्या किया है, कुछ जो निर्धारित करती हैं, और इससे संबंधित प्रश्न इस साल यूपीएससी में पूछा भी जा चुका है। जैसे आप देख पा रहे हैं टेरिटोरियल सी बेसलाइन, आप मान लो कोई देश यहाँ है तो कि टेरिटोरियल सी बेसलाइन इधर होगी, फिर इसका कंटिन्यूस जोन होगा, फिर इसको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होगा, फिर हाई सी होगा, इसको बोलते हैं कंटिनेंटल शेल्फ, यहाँ तक रहता है। अगर किसी कंट्री की सॉवरन टेरिटरी है तो वो कहाँ तक रहेगी, यहाँ तक रहेगी, सॉवरन टेरिटरी यहाँ तक रहेगी, ठीक है, कंटिनेंटल यहाँ तक, लेकिन इसके सॉवरन राइट यहाँ तक रहेंगे। और बाटर में कॉलम कंटिनेंटल शेल्फ में अपने जो संसाधन है 200 नॉटिमिटिकल माइल तक इनका उपयोग कर सकता है, संसाधन का क्या कर सकता है, एक्सप्लोरेशन यहाँ से कर सकता है। दूसरा कंटिनेंटल शेल्फ तक वो अपने संसाधन का उपयोग कर सकता है, लेकिन इसके बाद हाई सी में जो आएगा उसका वो सॉवरन राइट, नेशनल का राइट नहीं रहेगा। यहाँ पे जितने भी देश हैं वो कॉमन रूप से इसका उपयोग कर पाएंगे। ठीक है, कोई बाहर वाला व्यक्ति यहाँ रह सकता है। अच्छा, एक नॉटिकल माइल बराबर क्या होता है, 1852 मीटर होता है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। पहला होता है आपका स्टेट टेरिटरी कोस्टल वाटर, फिर आपको देखने को मिलेगा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, फिर आपको कंटिनेंटल शेल्फ देखने को मिलेगा यहाँ तक 200 नॉटिकल माइल तक, और फिर आपको हाई सीज इसको 200 से ऊपर आपको देखने को मिलेगा बियॉन्ड। यहाँ पे किसी भी देश का लीगल राइट नहीं होता है, आप भारत के संदर्भ में इस बात को समझ सकते हैं। ठीक है, चलो अनक्लोज अनक्लोज संगठन है वो चर्चा में था, गला थोड़ा सा खराब है। इसको लॉ ऑफ सी ट्रीटी भी बोलते हैं, 1982 में साइन हुई, इन्फ्लोस 1994 में हमको देखने को मिली। और गाइडलाइन है कि अब वर्ल्ड के जो जितने भी ओशियन और मरीन रिसोर्स हैं उनका उपयोग कैसे करेंगे, और उनका उपयोग इस तरह से होना चाहिए ताकि किसी प्रकार की अन्य देश को समस्या ना हो और सस्टेनेबल रूप से उनका उपयोग हो। भारत इसका सदस्य है, भारत ने इसको रेक्टिफाई भी किया है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन क्या है, ये 1945 अक्टूबर में इसको स्टेब्लिश किया गया, 197 इसके मेंबर हैं, इसका हेडक्वार्टर हमको इटली रोम में देखने को मिलेगा, मोटो है। और ये जितनी भी हंगर है, इंप्रूव न्यूट्रिशन है, फूड सिक्योरिटी से संबंधित काम करता है। और 49 इसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल रहती है, उसमें 49 मेंबर हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब 19 जो इंडिया आसियान समिट है वो कम्बोडिया में होल्ड हो रही है, और भारत और इंडिया का जो डायलॉग है, नहीं भारत और इंडिया नहीं, एक ही बात है, इंडिया और आसियान का जो डायलॉग है वो उसकी हम 30th एनिवर्सरी मना रहे हैं। ठीक है, और इन्होंने बात की है कि कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी पार्टनर है, मतलब कि हम किस में सहयोग करेंगे, एनर्जी में सहयोग करेंगे, हेल्थ में सहयोग करेंगे, इन्वेस्टमेंट में सहयोग करेंगे, मेक इन इंडिया में अच्छे से काम करेंगे, टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट चेंज और जितने भी महत्वपूर्ण इश्यू होते हैं उसमें हम महत्वपूर्ण बात से काम करेंगे। अब आसियान में कौन कौन देश आते हैं आपको पता ही है, म्यांमार है, थाईलैंड है, लाओस है, वियतनाम है, कम्बोडिया है। ठीक है, इधर आपको मलेशिया देखने को मिलेगा, ब्रुनेई देखने को मिलेगा, फिलीपींस देखने को मिलेगा, सिंगापुर, इंडोनेशिया देखने को मिलेगा। लेकिन एक महत्वपूर्ण अपडेट हुई है कि ईस्ट तिमोर को इस सेशन में मेंबर बनाने का 11वां मेंबर बनाने का प्रस्ताव पास हो गया है, तो इस पर बात चल रही है। तो ईस्ट तिमोर आपसे लोकेशन पूछी जाए तो आपको इधर देखने को मिलेगा, इंडोनेशिया के इधर, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो इसलिए इसको मेंबर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसका कुछ बैकग्राउंड देख लेते हैं। ईस्ट तिमोर आप जरूर याद रखिए, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। सबसे पहले 1993 में हम सेक्टरल डायलॉग पार्टनर बने, ट्रेड इन्वेस्टमेंट टूडे के क्षेत्र में हम काम कर सकते थे। फुल डायलॉग पार्टनर हम 1995 में बन गए आसियान के। फिर इस आसियान रीजनल फोरम 1996 में आया, फिर हमने सिक्योरिटी के लिंकेज से संबंधित काम किया इनके साथ। समिट लेवल पार्टनर 2002 में बने, और फिर हमने बाली समिट में इंडिया ने कुछ महत्वपूर्ण एग्रीमेंट साइन किए और कॉम्प्रेसिव इकोनॉमिक कॉपरेशन के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण और
फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के संदर्भ हमने क्रिएशन के संबंध में बात की। 2004 में हमने पीस प्रोग्रेस शेयर प्रॉस्पेरिटी के संबंध में बात की और 2010 में हमने इंडियन नेशनल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इन गुड्स के क्षेत्र में हमने साइन कर लिया। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, यहां से आपके प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, चलो अब कंपटीशन एक्ट 2002 चर्चा में है। क्यों है? क्योंकि सरकार ने इसमें अमेंडमेंट करना चाहती है। इसका मतलब है कि इसकी जो कोई भी अगर कॉम्बिनेशन है अप्रूवल का, कोई भी अगर दो कंपनी मर्जर होना चाहती है तो पहली इनकी लिमिट, करंट लिमिट है 210, इसको कम करके 150 डे करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, कंपटीशन एक्ट 2002 के तहत क्या करते हैं, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश हुआ और इसके माध्यम से अगर कोई संस्थान, कोई अगर कंपनी, कोई अगर व्यक्ति, कोई अगर कंपनी, कोई अगर स्टार्टअप एडवर्स और करप्ट प्रैक्टिस को करता है जिससे मार्केट में आपको गलत चीजें देखने को मिलती हैं, जैसे अभी गूगल पे ऊपर जुर्माना लगाया सीसीआई ने कि वो उसका टाई अप था, फोन मेकिंग जो मैन्युफैक्चरिंग थे वो अपना सॉफ्टवेयर ऑलरेडी इंस्टॉल करवाते हैं। ठीक है, तो इसी तरह की अगर कोई बड़ी कंपनी छोटे प्लेयरों को दबाने का प्रयास करती है, अपनी अपनी मोनोपोली स्टेब्लिश करने का प्रयास करती है गलत प्रैक्टिस से, तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया इसको कम करने का प्रयास करता है। कंज्यूमर के जो इंटरेस्ट है उनको प्रोटेक्ट करने का प्रयास करता है। प्रमोट और सस्टेन कंपटीशन हो, सभी के लिए समान मंच उपलब्ध हो, इंश्योर फ्रीडम हो सभी की, एलिमिनेट प्रैक्टिस हो, जो भी एडवर्स प्रैक्टिस उपयोग करते हैं उनकी प्रैक्टिस का हमको क्या करना चाहिए, एलिमिनेट करना चाहिए। कंपटीशन एडवोकेसी को हटाना चाहिए। ठीक है, और गिव ओपिनियन कंपटीशन इशू के संदर्भ में ओपिनियन भी ये देते हैं। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। दूसरा, इसको कॉमन मैन, आम आदमी मतलब रहता है। अब दूसरा मतलब है कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को इस एक्ट के तहत 14 अक्टूबर 2003 को एस्टेब्लिश किया गया और इसको मोनोपोलीज रिस्ट्रिक्शन ट्रेड प्रैक्टिस कमीशन के स्थान पे इसको रिप्लेस किया गया। इसके चेयरमैन, इसके अतिरिक्त 6 मेंबर इसमें काम करते हैं। इसको अपॉइंटमेंट कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है और इसका मेन उद्देश्य, बस आप एक शब्द याद रखिएगा कि लेवल प्लेइंग फील्ड उपलब्ध करवाना, चाहे वो बड़ी कंपनी हो या फिर छोटी कंपनी हो। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, कोई गलत प्रैक्टिस का उपयोग मार्केट में नहीं करेगा, कोई छोटे प्लेयरों को बड़ी कंपनियां दबाने का प्रयास नहीं करेंगी। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस इंडिया ने होस्ट की है। इससे पहले एक 2018 में पेरिस में हुई और 2019 में आपको मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिली। इसको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने ऑर्गेनाइज किया और इसका मतलब है कि हम डिस्कशन करते हैं, टेक्निकल, लीगल, रेगुलेटरी कोऑपरेशन के संदर्भ में बात करते हैं ताकि हम टेरर से संबंधित जितनी भी फाइनेंसिंग है उसको कम करने में मदद कर सकें। ठीक है, इस बात को बस इतना सा ध्यान रखना है। कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चर्चा में है। क्यों? क्योंकि तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने इस सेंचुरी को नोटिफाई किया है और तमिलनाडु की 17वीं सेंचुरी हो गई है। इसको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत स्टेब्लिश किया जाता है, चाहे वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो, चाहे वो नेशनल पार्क हो। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, कनेक्ट करती है कावेरी नॉर्थ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ तमिलनाडु या कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो हमको कर्नाटक में देखने को मिलती है, इसको कनेक्ट करने का, आपस में कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे एलिफेंट कॉरिडोर भी है तो उसको भी कनेक्ट करते हैं। ठीक है, अब हम अंतर देख लेते हैं क्या है। एक होता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एक होता है बायोस्फीयर रिजर्व, एक होता है नेशनल पार्क। तो इसमें हमको रेस्ट्रिक्शंस कम देखने को मिलेंगी अपेक्षाकृत जो भी नेशनल पार्क रहता है उसके या फिर बायोस्फीयर रिजर्व रहता है उसके। कैटेगरी 4th में इसको प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर किया जाता है। इसको डिक्लेयर करने का प्रयास किसको है, यूनेस्को के द्वारा किया जाता है। कमेंट करके आप मुझे बताइएगा भारत में कितने यूनेस्को द्वारा डिक्लेयर हैं और भारत सरकार के द्वारा कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं, इस बात को बताएंगे। ठीक है, दूसरा, इसमें एनिमल्स, इंसेक्ट, बर्ड को प्रिजर्व किया जाता है। इसमें बायोडाइवर्सिटी और डिजाइनेट एरिया को प्रोटेक्ट करने का प्रयास किया जाता है। नेशनल पार्क को रिस्ट्रिक्शन इसमें हैवी रहती हैं, बहुत हैवी इसमें प्रोटेक्शन रहता है। कैटेगरी 2 में प्रोटेक्टेड एरिया है। फ्लोरा, फौना, लैंडस्केप, हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट, इसमें उसका संरक्षण करने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क में कोई मतलब वाइल्ड लाइफ में ह्यूमन एक्टिविटी हो सकती है, अलाउ है, इसमें कोई ह्यूमन एक्टिविटी नहीं हो सकती। इनका मेन एम रहता है कि हम पर्टिकुलर जो फ्लोरा है, फौना है, उसको प्रोटेक्ट कर सकें। इनका जो मेन एम रहता है
जो में फ्लोरा फोना एनी अदर ऑब्जेक्टिव जो हिस्ट्रिकली मतलब कि उसका इम्पोर्टेंस हमको देखता है उसको संरक्षण कर सकें, उसका प्रोटेक्ट हम कर सकते हैं। कोई इसकी फिक्स बाउंड्री नहीं होती, इसकी फिक्स बाउंड्री होती है। जनरल पब्लिकली ओपन रहता है सेंचुरी, ये जनरल पब्लिकली ओपन नहीं रहता। और इसको सेंट्रल स्टेट दोनों को गवर्नमेंट डिक्लेयर कर सकती हैं, इसको भी सेंट्रल स्टेट डिक्लेयर कर सकती हैं। किसी सेंचुरी को आप नेशनल पार्क में चेंज कर सकते हैं, लेकिन आप नेशनल पार्क को सेंचुरी में नहीं चेंज कर सकते। ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको भी ध्यान रखेंगे। ठीक है। दूसरा, ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस पोर्टल चर्चा में रहा है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ पावर एंड न्यू रिन्यूएबल एनर्जी ने इसको लॉन्च किया है, ताकि जो कंज्यूमर हैं जिनका लोड आपको 100 किलोवाट से कम 100 किलोवाट या उससे अधिक देखने को मिलता है, आप इसको कंज्यूमर इजीली इसका एनर्जी का एक्सेस कर सकें। ठीक है, इस बस इतना ध्यान रखना, ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। दूसरा, मारवाड़ी हॉर्स चर्चा में है, इसको हमने पहली बार जोधपुर से बांग्लादेश में हमने एक्सपोर्ट किया है। ये डेजर्ट, इनका ओरिजिन हमको डेजर्ट में देखने को मिलता है, मारवाड़ रीजन राजस्थान के क्षेत्र में देखने को मिलता है। और इनकी जो डिस्टेंस काफ़ी लॉन्ग कवर करते हैं, इसकी स्पीड बहुत अच्छी रहती है, क्योंकि लॉन्ग इसके क्या रहते हैं, लिम्फ इनके स्ट्रॉन्ग रहते हैं, हुप्स भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हमको देखने को मिलते हैं, जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है। काफ़ी जो इंटेंस जो कंडीशन होती है, हीट रहती है, कोल्ड रहती है, क्लाइमेटिक कंडीशन होते हैं, उनको अच्छी तरीके से हैंडल एक कर सकते हैं। जनरली जो गुजरात की काठवारी ब्रीड है उससे संबंधित देखने को मिलते हैं। इसके अतिरिक्त हॉर्स की प्रजाति हमारे इंडिया में स्पीति, भूटिया, मणिपुरी, जसकारी और भीमथाड़ी और चुमारती और सिकांग, ये हमारी ब्रीड है। इन ब्रीडों के नाम पे याद रखिए, आपसे पूछा जा सकता है स्पीति, भूटिया, मणिपुरी क्या है, तो आपसे बताएंगे कि हॉर्स की प्रजाति है जो भारत देश में पाई जाती है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। इंडियन स्कीमर चर्चा में है। काफ़ी फ्लग देखने को मिला है कोरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, जो कि आंध्र प्रदेश में काकीनाडा में हमको देखने को मिलती है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं ये रुकने को। ठीक है। कावेरी रिवर, जो चंबल रिवर है, उसमें नेस्टिंग हमको देखने को मिलती है इंडियन स्कीमर की, और इसके जो आईयूसीएन स्टैंडर्ड है इंडेंजर हमको देखने को मिलता है। बस इतना सब ध्यान रखेंगे। दूसरा आप याद रखेंगे कोरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश में काकीनाडा डिस्ट्रिक्ट में। एकलव मॉडल रेसिडेंटल स्कूल चर्चा में है। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल वेलफेयर ने इसको बजट 2018-19 में लॉन्च किया, और जो भी नवोदय स्कूल रहते हैं उसकी तर्ज पर इसको डेवलप करने का प्रयास किया, और कहा कि अगर कोई ब्लॉक में 50% एसटी पॉपुलेशन रहती है, या 20,000 एटलीस्ट कम से कम जो ट्राइबल पर्सन रहते हैं उस रीजन में, तो वहाँ पे हम इस एकलव्य स्कूल को खोलेंगे ताकि उनको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिल सके, और 12th तक हम इस एजुकेशन को देंगे। और इसको सर्वप्रथम 1997-98 में मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर ने लॉन्च किया, ताकि हम प्रत्येक जो भी एसटी का जो बच्चा है उसको भी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिल सके, इसलिए चर्चा में था, उसको हमने पढ़ लिया। दूसरा, ग्लोबल डैशबोर्ड फॉर वैक्सीन इक्विटी चर्चा में है। क्यों? क्योंकि इसको डेवलप किया है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड ने, और ये कह रहे हैं कि जो विक्स के लीस्ट डेवलप कंट्री हैं उनको केवल 26.62% उनको क्या मिला है, वैक्सीन मिला है, जबकि विकसित और विकासशील देशों में हमको वैक्सीन अधिक देखने को मिला है। लेकिन गलती तो इन्हीं लोगों की है ना, जब ये डेवलप कर रहे हैं। जब भारत ने और साउथ अफ्रीका ने कहा था कि आप इसको पेटेंट वेवर दे दो, तो क्यों नहीं दिया आप लोगों ने पेटेंट वेवर? अल्प विकसित देशों को भी वैक्सीन मिल जाती। अब उनने पोर्टल डेवलप कर दिया, इनको कम मिला है, स्टडी कर रहे हैं, फालतू बातें करते हैं। ठीक है, तो इनकी ये मतलब कि इसको बोलते हैं हिपोक्रेसी। क्या बोलते हैं? हिपोक्रेट लोग हैं इस प्रकार के लोग। अगर आप पेटेंट वेवर दे देते तो इनको भी मिल जाता, आप मैन्युफैक्चरिंग करके इनको डोनेट कर देते। आप स्टडी कर रहे हो, आप बैठ के अब भी स्टडी कर रहे हैं, अब भी दो ना, पोर्टल कर दिया है तो इसलिए चर्चा में था। बस इतना सा ध्यान रखेंगे, ग्लोबल डैशबोर्ड फॉर वैक्सीन इक्विटी क्या है, इस बात को ध्यान रखेंगे। दूसरा, जीवतराम भगवान दास कृपलानी चर्चा में है। प्राइम मिनिस्टर जी ने इनको ट्रिब्यूट किया है इनकी जयंती पे। इनका जन्म हैदराबाद में देखने को मिलेगा 11 नवंबर 1888 में। ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं, यूपीएससी कभी नहीं पूछता। इनको आचार्य कृपलानी नाम से ही बोला जाता था, और इनकी कुछ बुक्स है, माई टाइम्स, हिज ऑटोग्राफी, पब्लिश 2004 में हुई, और इनका एक बुक है गांधी, हिज लाइफ एंड थॉट, 1970। ये दो बुक हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। इंडिगो वर्कर, जब 1917 चंपारण जो आंदोलन हुआ जिसमें गांधी ने भागीदारी की, उसके बाद से इन्हें गांधी जी को ज्वाइन किया।
नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920-22 में इसको सहयोग किया, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट 1930 में सहयोग किया, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में सहयोग किया। जैसे ये पिक्चर आप देख पा रहे हैं क्विट इंडिया मूवमेंट की, यहाँ पे ये व्यक्ति आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और इनने इंडिपेंडेंट के टाइम इनने प्रेसिडेंट नेशनल इंडियन कांग्रेस के रूप में काम किया, इंटर गवर्नमेंट 1940-47 में काम किया, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के रूप में भी इन्हें काम किया। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। इसके बाद एक किसान मजदूर प्रजा पार्टी की स्थापना की स्वतंत्रता के बाद, जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। 1952, 57, 63 और 67 में ये प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से क्या रहे, लोकसभा के मेंबर इलेक्टेड हुए। और इनने जब चाइना का युद्ध में हार गए 1962 के बाद, तो इन्हें नॉन कॉन्फिडेंस मोशन लेके आए पहली बार 1963 में, इस बात को ध्यान रखेंगे। और ये इनकी पत्नी सुचिता कृपलानी थी और ये अपोजिशन में थे, कांग्रेस की थी ये, क्योंकि इनने ये वाली पार्टी स्टेब्लिश कर दी थी, किसान मजदूर प्रजा पार्टी, तो ये अपोजिशन में थे। इनकी पत्नी कौन थी, मुख्यमंत्री थी, पहली मुख्यमंत्री थी 1963 में उत्तर प्रदेश की। ठीक है, नेहरू पॉलिसी इनने और गांधी रूल, इंदिरा गांधी के रूल को इन्हें क्रिटिसाइज किया और इमरजेंसी के दौरान ये जेल भी गए। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। इंडिया एग्रीकल्चर डेटा आया है कि हमने 16.5% में ग्रोथ की है, हमने एक्सपोर्ट किया है, रिकॉर्ड को 50.2 बिलियन डॉलर का रिकॉर्ड था, उनसे सरपास किया है। सबसे अधिक एक्सपोर्ट हमको देखने को मिलता है मरीन प्रोडक्ट का, उसके बाद नॉन बासमती का, फिर बासमती राइस का, फिर शुगर का, फिर स्पाइसेस के। 5 चीजों को याद रखेंगे, मरीन प्रोडक्ट, नॉन बासमती, बासमती, शुगर और स्पाइसेस, और बफेलो मीट 6वें नंबर पे भी आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, कॉफी वगैरह बाकी सब नीचे है, व्हीट भी नीचे है, रॉ कॉटन भी नीचे। क्योंकि व्हीट क्यों नीचे हो, क्योंकि हम सबसे ज्यादा कंजप्शन व्हीट का ही होता है हमारे यहाँ, इसलिए इसको प्रोडक्ट अधिक से अधिक एक्सपोर्ट नहीं कर पाते। इंपोर्ट में सबसे ज्यादा 60% से अधिक हम वेजिटेबल ऑयल इंपोर्ट करते हैं, फिर उसका जो फ्रेश फ्रूट रहते हैं उनको, फिर पल्सेस स्पाइसेस को सबसे ज्यादा हम इंपोर्ट करते हैं। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। तो 5 नंबर याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में पूछा सकता है इन सीक्वेंस में मिलाने के लिए। तो इसको मरीन प्रोडक्ट, नॉन बासमती राइस, बासमती, शुगर, स्पाइसेस, बफेलो, रॉ कॉटन और व्हीट। दूसरा वेजिटेबल और फ्रेश फ्रूट और पल्सेस स्पाइसेस। 60% वेटेज इंपोर्ट में हम वेजिटेबल ऑयल को देखने को मिलता है। ठीक है, यही बात यहाँ पे लिखी है। 60% ऑफ इंडिया टोटल एग्री इंपोर्ट है, वो सिंगल लार्जेस्ट कम्युनिटी वेजिटेबल ऑयल है। ठीक है, इस बात को बस आप इतना ध्यान रखेंगे और बस इतना आपको ध्यान, इसके अलावा कुछ याद नहीं रखना। सर सीपी रामास्वामी अय्यर चर्चा में है। ये जो हमारी ओल्ड त्रावणकोर जो प्रिंसली डिस्ट्रिक्ट थी उसके दीवान थे, और इनने एक रिवोल्ट हुआ था जिसको बोलते हैं पुन्नमप्रा वायलर रिवोल्ट, 1940 में हुआ। मिलिट्री कम्युनिस्ट रिवोल्ट मूवमेंट था जो कि त्रावणकोर स्टेट में देखने को मिलता है। ये चाहते थे कि त्रावणकोर स्टेट क्या है, इंडिपेंडेंट रहे और अमेरिका मॉडल पे काम करे। जैसे अमेरिका का जो 50 राज्य उन्होंने मिलकर अमेरिका बनाया है, इस तरह से हम भारत को बनाए। लेकिन बाद में असेसिनेशन अटेम्प्ट किया गया, तो बाद में इन्हें ये ज्वाइन कर लिया कि हम भारत को ज्वाइन कर पाए हैं। बस इतना सा ध्यान रखना है, इसके अलावा कुछ ध्यान नहीं रखना। दूसरा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट चर्चा में है। ठीक है, क्यों चर्चा में है ये मैं फालतू की बातों में नहीं पढ़ना, मेन प्रोविजन पढ़ना है। टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का हम क्या करते हैं, जो प्रायोरिटी हाउस होल्ड है उनको कवर करने का इसके तहत प्रयास करते हैं। अंत्योदय अन्न योजना इसका पार्ट है। और हम क्या करते हैं, 35 किलोग्राम फूड ग्रेन हाउस होल्ड को पर मंथ देते हैं। 5 किलोग्राम अतिरिक्त हम 3 रुपए किलो हम चावल देते हैं, 2 रुपए किलो गेहूं, 1 रुपए किलो मोटा अनाज हम देते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे। और जो भी मील और मैटरनिटी बेनिफिट है, प्रेग्नेंट वुमेन, लैक्टिंग जो मदर्स हैं उनको 6 रुपए से कम का, 6 रुपए से कम नहीं होना चाहिए, उतना पैसा हमको देते हैं। बस इतना आप ध्यान रखेंगे। अगर आपको इसके तहत अनाज नहीं मिला तो आपको पैसा मिलता है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे और आप शिकायत करने की भी इसमें सुविधा दी गई है। ठीक है, और इसके तहत आप एक योजना और है जिसमें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है, जिसको कोविड-19 के द्वारा चालू की गई थी। और इसके तहत आपको 5 किलो अतिरिक्त अनाज पर मंथ दिया जाता था, जो कोविड-19 में सरकार ने चालू की गई थी, अभी भी वर्तमान में संचालित है। इंडिया फर्स्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बन रहा है, जो हमको चेन्नई में देखने को मिलेगा, तमिलनाडु में। ठीक है, इसमें बहुत सारी फैसिलिटी होंगी। पॉइंट टू पॉइंट, अभी तक वर्तमान में काम करते थे पॉइंट टू, माना कि मुंबई से दिल्ली जाना है सीधे चले जाओ, थाने से गुड़गांव जाना है सीधे चले जाओ, जेएनपीटी से नोएडा जाना है सीधे जाओ। लेकिन अगर आपको
अब ये जो मल्टी मॉडल पार्क है वो हब एंड स्पोक पे काम करेगा। हब मान लो ये वाले हो गए और स्पोक मॉडल ये वाले हो गए। यहाँ सबसे पहला माल यहाँ इकट्ठे, उसके बाद यहाँ बहुत सारी जगहों पे जाएगा। तो इससे क्या होगा, एफिशिएंसी भी कम आ गई, कॉस्ट ऑफ जो भी ट्रांसपोर्टेशन है उसमें भी हमें खर्चा कम देखने को मिलेगा। ठीक है, इसलिए चर्चा में था। याद रखिएगा, कहाँ बनना है, चेन्नई में। लॉ ऑफ एडमिशन चर्चा में है। नासा ने इसका जो भी ट्रायल है उसको कंप्लीट कर लिया है और इसके द्वारा हम बहुत सारी जो लो अर्थ ऑर्बिट फ्लाइट टेस्ट, इनफेक्टेबल जो डी एक्सलेशन जो वाली मिशन है उसको कम करने का प्रयास करेंगे। उसकी लैंडिंग आसानी से हम हो सकती है। बस इतना आप ध्यान रखेंगे, किसका है, नासा का है। ठीक है, फाल्कन का नहीं है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। साहिल रीजन अफ्रीका का हमेशा चर्चा में रहता है क्योंकि यहाँ पे मिलिट्री मूवमेंट देखने को मिलते हैं। कोई सरकार के खिलाफ मूवमेंट करता है, जनता मूवमेंट करती है। और अरब स्प्रिंग हमको यहाँ से स्टार्ट हुई देखने को मिली। तो आपको ये ध्यान रखना है इसमें कौन कौन से देश आते हैं। या आपको इधर सेनेगल देखने को मिलेगा, मॉरिटानिया, माली और बुर्किना फासो इधर देखने को मिलेगा। नाइजीरिया, चड, सूडान, इधर आपको इरिट्रिया देखने को मिलेगा। कितने देश हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 देश इसमें शामिल है। इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, रेड सी से लेकर अटलांटिक तक ये चलता है। ठीक है, दूसरा बहरीन चर्चा में है। इसको दिलमन सिविलाइजेशन भी बोलते थे। हमारा हड़प्पा सभ्यता से यहाँ तक व्यापार होता था बहरीन में, इस बात को ध्यान रखेंगे। और बहरीन चर्चा में था। और पर्शियन गल्फ इसको बोलते हैं, स्टेट ऑफ हार्मोज इसको बोलते हैं, ओमान वाला पार्ट ए है और यूएई ए है, कतर ए है, बहरीन ए है और इधर आपको कुवैत आपको इधर देखने को मिलेगा। ये दो नदियां हैं, यूफ्रेट्स, टिग्रिस, ये आप ध्यान रखेंगे। इधर ये और इधर ईरान है। इधर आपको बंदर अब्बास है। इधर आपको चाबार पोर्ट है। इधर आपको ग्वादर पोर्ट आपको इधर देखने को मिलेगा। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और आज के लेक्चर में इतना ही था। आई होप आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा और पसंद आया तो लाइक शेयर करना ना भूलें और लगातार अपने सपनों को पूरा करते रहें। थैंक यू वेरी मच।